हेलो एवरीवन, ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का 7th और लास्ट पार्ट। यहाँ पर हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्लेसेंटा यानी अपरा जो होती है वो हमने पढ़ा था कि वो एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक तरीके से बैरियर का काम करती है। बैरियर हम कह सकते हैं या हम ये कहें कि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है, जो हार्मोन भी रिलीज़ करती है और क्या करती है, जितना भी न्यूट्रिशन है उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम करती है माता के शरीर से, है ना। और इसके अलावा जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के जितने पैथोजेंस होते हैं ज़्यादातर को रोकने का काम करती है, पर कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा अपरा है वो कितने प्रकार की होती है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे हम देख रहे हैं तो पहली है एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। तो 6 फीटल बैरियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी माँ से शिशु तक 6 आपको बैरियर्स देखने को मिलेंगे एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा में। किस किस में होगी ये? पिग में हो सकती है, हॉर्स में हो सकती है और मार्सुपियल्स जो होते हैं उनमें हो सकती है। सेकेंड है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और ये आपको याद होगा जब हमने प्लेसेंटा के स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले यही बताया था कि ये टाइप की जो प्लेसेंटा होती है वो मनुष्य में होती है ना। तो प्राइमेट्स या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें आपको हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलती है। इसमें मदर और फीटस के बीच में 3 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में 5 बैरियर्स होते हैं। किस किस में होती है? भेड़ में, हिरण में और जिराफ में। नेक्स्ट है एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा जो होती है उसमें 4 फीटल कवरिंग्स होती हैं या बैरियर्स होते हैं फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। किस किस में होगी एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा? कुत्ते में, बिल्ली में, लोमड़ी आदि में। फिर आती है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। तो ये सिंगल कवरिंग होती है, यानी मतलब आप देख सकते हो कि माँ से शिशु के तक केवल एक बैरियर बना होगा, और जितने रोडेंट्स होते हैं उनमें इस टाइप की प्लेसेंटा देखने को मिलती है। तो ये प्रोसेस हो गई, किसकी प्रोसेस हो गई? प्रोसेस कह सकते हैं, हम ये टाइप्स बता सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा बनते हैं। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, हीमो कोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा और हीमो एंडोथीलियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब गैस्टेशन पीरियड या गर्भकाल के बारे में। तो अलग अलग जो है जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का होता है, और इसमें 3-3 महीने के जो है वो बनते हैं ट्राइमेस्टर। 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना, यानी कि आपके 3 ट्राइमेस्टर्स आते हैं। और अगर आप वीक से देखोगे तो 38 वीक लगते हैं, और अगर आप टोटल डे काउंट करना चाहोगे तो लगभग 280 से 290 दिन लगते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात अगर आप काउंट करोगे तो 266 दिन लगते हैं, और फर्टिलाइजेशन को काउंट करके 280 दिन लगते हैं। अब अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। जैसे स्लेमेंडर्स जो कि एक एम्फीबियन है, उस पे 36 महीने का होता है, जो कि सर्वाधिक काल है। गर्भकाल का जो सर्वाधिक ड्यूरेशन है वो 36 मंथ्स है, जो स्लेमेंडर में है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी में 18 से 22 महीने का होता है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। स्तनधारियों में मैक्सिमम है, लेकिन स्तनधारी में मिनिमम किसका है? चूहे का है, मात्र 21 दिन में। गाय में 9 महीने का गर्भकाल होता है, लगभग मनुष्य के समान ही होता है, 270 से 80 दिन का होता है। भैंस में जो है 10 महीने का, लगभग 310 दिन का होता है। बकरी में अगर देखेंगे तो 5 महीने का, लगभग 150 दिन का होता है। खरगोश में 31 डेज़ का, कुत्ते में 60 to 65 डेज़ और बिल्ली में 52 से 60 डेज़ तक। अब जो गैस्टेशन पीरियड है मनुष्य में, तो हमने अभी पढ़ा ही था कि ये ट्राइमेस्टर्स की फॉर्म में चलते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में भ्रूण का विकास तीव्र गति से होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फाइन हेयर्स जो है वो बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो किसी महिला के मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलप करती हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को या जो बेबी है उसको फीड कराने के लिए मिल्क की आवश्यकता होती है ना।
तो अभी ये डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको जो बाहर की तरफ पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम एरोला कहते हैं, और एरोला के जस्ट पीछे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जारी होती हैं जिन्हें मेमोरी डक्ट कहते हैं। उसके पीछे जो होती हैं सस्पेंसरी मसल लगी हुई होती है। सस्पेंसरी मसल्स जो है वो खींच के रखने का, ऊपर की तरफ उठा के रखने का वर्क करती है। नेक्स्ट उसके पीछे लगा होता है कॉर्पस लिगामेंट। कॉर्पस लिगामेंट जो है जोड़ने का काम करता है। पीछे की तरफ रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और आगे की तरफ स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। अब जैसे फेफड़ों में एल्वेली की संरचना होती है, लंग्स में, उसी तरीके से यहाँ मेमोरी डक्ट के जस्ट पीछे मेमोरी एल्वेलीज लगी हुई होती हैं, और वो ओपन होती हैं एक मेमोरी लॉब में। पीछे की तरफ लगी होती है पेक्टोरिस मेजर मसल, यानी कि एक मजबूत मसल्स जो है वो लगी रहती हैं, और इनमें जो है फैट भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मेमोरी लॉब कितनी होती है? 15 से 20 होती है। मेमोरी लॉब जो है डिवाइड हो जाती है एल्विलाइज में। एल्विलाइज जो होती है आगे बढ़ती हैं डक्ट में। डक्ट, सारी डक्ट ओपन होती है एक पार्ट में जिसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, जो कि संख्या 15 से 20 होती है, और फिर वो आगे ओपन होकर के पोर बनाते हैं जिसके ज़रिए मिल्क का सिक्रीशन होता है। अब ये एक कैसी ग्लैंड है? मेमोरी ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बाहर की तरफ होगा तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है ये पसीने का ही रूपांतरण है। जो श्वेत ग्रंथि होती है, आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, उसका ही मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इसीलिए हम इसको मॉडिफिकेशन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन किसके कारण होता है? दो हार्मोन होते हैं स्तन ग्रंथियों के विकास करने के लिए। पहला हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता के कारण ये दो हार्मोन गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों का निर्माण कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है। आपको याद होगा प्रोजेस्टेरॉन को मदर ऑफ फीटस भी कहा जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है बॉडी में, तो इस दौरान ये दो हार्मोन जो होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स का निर्माण करने लगते हैं, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिलीवरी टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिस दौरान जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो उसी दौरान प्रोलैक्टिन और HPL ज़्यादा एक्टिवेट होकर के मिल्क प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, है ना। अब ये एक पूरी प्रोसेस चलती है जो हाइपोथैलेमस से चलती है। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास होती है पिट्यूटरी जो कि शेष सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। तो वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, और सेंसरी नर्व के ज़रिए हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन जाएगा कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने हैं और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। माता के पहले जो दुग्ध बनता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, विभिन्न रोगों से रक्षा करने के लिए जो है ये प्रदान करती हैं। और इसमें एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केसीन प्रोटीन है। नेक्स्ट इसमें पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, और इसमें फैट अनुपस्थित